ओके स्टूडेंट्स, सो ये वाली वही स्क्रीन है, एग्जांपल वाली स्क्रीन। लास्ट में जो आप इससे मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा ए वेक्टर दिया, आपको ऐसा ये डायग्राम तो जस्ट एनालिसिस के लिए बताया था मैंने, आपको ऐसा ए और बी वेक्टर दे देंगे और सीधा बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी निकालना है, तो भाई ए ऑन बी ए डॉट बी कैप, सिंपल। तो ए डॉट बी कैप करना है, कैसे करना है कैलकुलेशन करके बता दिया, सिंपल। ए डॉट बी कैप इज वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, यू नो दैट। तो वेक्टर 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 4.8 आया, मतलब a का कंपोनेंट b पे कितना है 4.8, एंड इन अ वेक्टर फॉर्म a डॉट b कैप, तो ये आंसर आता है 3.84 i कैप एंड 2.88 j कैप। मतलब इसका कंपोनेंट, इसको अगर 4.8 को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका x पे कितना कंपोनेंट है 3.84 एंड y पे कितना है 2.88। तो जो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, बोलते हैं ना पेपर हार्ड आया, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, तो उसमें क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, सुनना, कंपोनेंट ऑफ a ऑन b 4.8, ठीक है ना, एंड इट्स कंपोनेंट ऑन x एक्सिस 3.84। समझ में आया? स्टेटमेंट सुनना, तो ये सब स्टेटमेंट आप लिख सकते हो एट द एंड आंसर में, इसलिए उन्होंने ये प्रैक्टिकली ज्योमेट्रिकली समझाया आपको। कंपोनेंट ऑफ a ऑन b 4.8 एंड इट्स कंपोनेंट ऑन x एक्सिस, तो 4.8 का कंपोनेंट x एक्सिस पे कितना है 3.84। कंपोनेंट ऑफ a ऑन b 4.8 एंड इट्स कंपोनेंट ऑन y एक्सिस 2.88। क्लियर? सो सिंपल, ये आपको ज्योमेट्रिकली भी बता दिया मैंने, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। और लास्ट अपन ने ये देखा कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। अब यहाँ पे एक नोट करके लिख लो स्टूडेंट्स, एक और नोट करके लिख लो, अगर आपको ऐसा पूछे कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, अगर ऐसा पूछ ले कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, तो आप क्या लिखोगे? सिंपल, अच्छा सिंपल, तो बी डॉट ए कैप, ओके, ए ऑन बी तो ए डॉट बी कैप, तो बी ऑन ए तो बी डॉट ए कैप, इन अ वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, अच्छा इन वेक्टर फॉर्म, तो बी डॉट ए कैप ए के डायरेक्शन में, तो ए का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में। तो जो ये नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिनेशन में ए ऑन बी पूछ सकते हैं, बी ऑन ए पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वो भी नोट लिख देना, मैंने आपको बताया व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी एंड इट्स कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस 3.84, ए ऑन बी एंड इट्स कंपोनेंट ऑन वाई एक्सिस 2.88। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। सो ये अपना जो डॉट प्रोडक्ट है पूरा कंप्लीट यहाँ पे होता है थियरी के साथ, क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन शीट में भी दिए हैं, आप उसे भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं और 3D में एग्जांपल देख लेते हैं दैट A and B are the two vectors, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ओके। A vector and B vector is given. A vector is 5 6 and 7 means 5 cap plus 6 k cap j cap plus 7 k cap, and your B vector is minus 4 I cap minus 2 j cap plus 7 k cap are the two vectors. Then find the component of A on B. तो सॉल्यूशन सिंपल है, A वेक्टर B वेक्टर पता है, A on B कंपोनेंट निकालना है। सो आपको पता है क्या फॉर्मूला आएगी, A वेक्टर डॉट B कैप, ठीक है ना, A डॉट B कैप। सो A डॉट B कैप क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे A वेक्टर इज 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप डॉट B वेक्टर, ये B कैप है तो इट इज वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, सो वेक्टर इज minus 4i cap minus 2j cap plus 7k cap upon mode of B, so it is under root of 4 square plus 2 square plus 7 square। मोड है तो सब मतलब मैग्नीट्यूड में तो अपन प्लस ही लिखते हैं, माइनस डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो दिस विल बिकम 5 4 is minus 20, ओके, आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ, तो 6 into minus 2 is minus 12 and 7 into 7 is plus
49 the whole upon under root of 16 plus 4 plus 49 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो आप कंपोनेंट कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो। -20 -12 इज -32, -32 मतलब ये हो जाएगा -32 प्लस 49, सो इट विल बिकम 17 आई थिंक, है ना। इट इज 17 अपॉन under root of say 20 plus 49 is under root of 69. So component of A on B is 17 upon root 69 students, ठीक है ना। So students इसको नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट्स इसी में आगे अगर अपन को ऐसा ही बोल दें कि A और B वेक्टर है, कंपोनेंट ऑफ A ऑन B आ गया, ठीक है ना। और क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे सिंपल से नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा ही है, ऑल्सो फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बोलो। अगर दो वेक्टर के बीच का अगर हमको एंगल फाइंड आउट करने को बोले, ठीक है ना, ये सब सिंपल क्वेश्चंस हो गए अभी आपके लिए। ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट द एंगल, अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। डायरेक्टली या तो ऐसा लिखो मॉड a मॉड b, या तो डायरेक्टली सिंपल a b लिखो, बात एक ही है। a डॉट b कितना आता है, सो a डॉट b देखो डायरेक्टली करने का 5 इंटू -4 -20, 6 इंटू -2 -12, 7 इंटू 7 प्लस 49, ठीक है। स्कूल एग्जाम हो तो थोड़े स्टेप लिखने के, यहाँ ए बी लिखने का, सब लिखने का थोड़ा, कंपटीटिव एग्जाम में तो डायरेक्टली आपको आना चाहिए लिखना, द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ ए, सो रूट मींस मॉड ऑफ ए, it is 5 square plus 6 square plus 7 square and under root of b, so it is 4 square plus 2 square plus 7 square, ठीक है। सो आपको पता है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, दिस कम्स आउट टू बी 17 the whole upon under root of 25 plus 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 36 प्लस 49, ठीक है। अब ये कितना होगा 16 प्लस 4 प्लस 49। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको फास्ट कैलकुलेट कर लो आप लोग भी, क्या आ रहा है, ठीक है। 25 प्लस 36 प्लस 49, इट कम्स आउट टू बी 110, ठीक है। ये आएगा आपका 110, जस्ट चेकिंग दिख रहा है, सो दिस इज 110, और ये कितना किया था अभी अपन ने कैलकुलेट, 20 प्लस दिस इज 69, ठीक है ना। तो इस तरीके का आपका बेसिकली फॉर्म बन रहा है, तो सिंपल इतना ही छोड़ देने का आपको, दिस इज cos थीटा, दैट्स इट, हो गया। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे। ओके, तो आपको ये ऐसे एग्जांपल है इसलिए ऐसा दे रहा हूँ ताकि आपको ऐसा हमेशा ना लगे कि बहुत इजी फॉर्म में आता है कि जैसे भाई हाँ हाफ आ गया तो थीटा 60 डिग्री हो जाएगा, या √3/2 आ गया तो थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते नॉर्मली। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऑप्शंस भी ऐसे आते हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो आगे जाके कि भाई थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है ना। कॉस इनवर्स आपको पता है लिखने का तरीका, दिस इज 17 अपॉन अंडर रूट ऑफ 110 इंटू रूट 69। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो करो, अदरवाइज कंपैरेटिव एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शंस भी आते हैं, ठीक है ना। सो जरूरी नहीं है, हाँ अगर आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में करोगे, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपके पास है जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है ना, बिकॉज इन कंपैरेटिव एग्जाम वी डोंट हैव टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर,
बट इफ यू हैव अ साइंटिफिक कैलकुलेटर देन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस एंगल कि मतलब 17 अपॉन रूट 110 ऑन रूट 69 करो और cos इनवर्स करो तो एंगल पता चल जाएगा. बट यू डोंट नीड टू डू दिस. बट इसी एग्जांपल को मैंने एक एनिमेशन में भी बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, ताकि आपको पता चले जस्ट फॉर मतलब जस्ट कि भाई कैसा दिख रहा है उस हिसाब से. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन देखेंगे नॉर्मली ये एक एक्सिस है एक्स वाई एक्सिस और ये एक जेड एक्सिस है, ठीक है. और इसमें अपन ने क्या किया हुआ है, यही ए और बी वेक्टर की बात की हुई है जो अपन ने क्या क्या अपन ने पढ़ा हुआ है. तो जस्ट एक एनिमेशन के साथ 3D एनिमेशन के साथ, जरूरी नहीं है लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको. तो जैसे देखो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, जो ये एक ए वेक्टर है 5 6 7 उसको देखेंगे. देखो ये ए वेक्टर है, देखो 5 6 और 7, दिस इज 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये बना दिया. एंड बी वेक्टर इज -4 -2 एंड प्लस 7. तो अब मैं बी वेक्टर को वो बनाऊंगा. तो देखो दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज द पोजीशन ऑफ ए, ठीक है ना. दिस इज द पोजीशन ऑफ ए, ये पोजीशन ऑफ बी वेक्टर है which is -4 -2 and +7, which is on -4 on x-axis, means negative x-axis, -2 on negative y-axis and 7 is on plus z-axis. तो ये आपका आएगा. तो ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर होगा, तो ये b वेक्टर है. अभी मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूं यहां से. देखो तो ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है, रेड डॉट एक b वेक्टर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स. So a 5 6 7 b -4 -2 7. So this is a vector and b vector. ये अगर अपन एक ग्राफ पेपर नहीं सॉरी 3D पे कर रहे हैं तो ये पोजीशन है, a की पोजीशन ये है, b की ये पोजीशन है, ठीक है. So देखो ये अब जैसे अभी अपन ने जो एंगल फाइंड किया वो ये दोनों लाइन के बीच में फाइंड किया, a और b के बीच में अपन ने एंगल फाइंड किया, जो अभी एंगल आया था, ठीक है स्टूडेंट. दूसरा अगर आपको सपोज देखो मैं यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ. अब जैसे स्टूडेंट्स ये ए वेक्टर है और ये वाली जो रेड लाइन है ये एक्स एक्सिस है. तो ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल निकालना है. तो बच्चों आपको पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है ना. अगर सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल निकालो, तो स्टूडेंट्स आपको पता है अच्छा ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में, ध्यान से सुनना, ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में, तो ए इज अ 3D वेक्टर, ए इज अ 3D वेक्टर, एक्स एक्सिस के बीच में तो आपको पता है कॉस अल्फा से निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना. तो ये वही है. तो ax अपॉन ए, तो ax अपॉन ए स्टूडेंट्स, जस्ट मैं आपको यहाँ पे ये क्योंकि 3D फिगर है, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप उसे पेपर पे बना सको. तो सिर्फ एक एनालाइज बता रहा हूँ 3D ज्योमेट्री के साथ आपको, जस्ट के भाई हमने ये सब पढ़ लिया है. तो ax इज योर 5 एंड योर a का मैग्नीट्यूड ये कितना है, √5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. तो दिस cos alpha this comes out to be phi upon √110. So alpha comes out to be cos inverse phi upon √110. ठीक है. सो ये वाला आपका आंसर आया, ठीक है. अब अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में phi upon √110 करके cos इनवर्स करोगे तो आपका ये एंगल अल्फा 61.53 डिग्री आएगा बच्चों, ठीक है ना. तो a x एक्सिस के साथ ये जो रेड लाइन है वो x एक्सिस है और ये जो ग्रीन लाइन है वो y एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन z एक्सिस है ब्लू लाइन, ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 61.5 डिग्री है. ये सिर्फ बताने के लिए, कंपटीटिव एग्जाम में ये नहीं लिखना. कंपटीटिव एग्जाम में तो आपको पता है कि भाई ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आया कि a वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो आपको ये पता है. और दूसरा अभी अपन ने फाइंड आउट किया कि a और b के बीच में कितना एंगल है. तो a और b के बीच में एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकालते थे, वो भी क्वेश्चन अपन ने किया.
भाई एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो आंसर निकाला वो दैट इज 17 अपॉन अंडर रूट ऑफ 110 इंटू अंडर रूट ऑफ 69 जो आंसर आया था। तो आगे इसमें वही चीज मैं बता रहा हूँ, देखो मैं जस्ट एक एनिमेशन है, आपको ये लिखना नहीं है, जस्ट अंडरस्टूड करना है। देखो तो ये ए वेक्टर का एंगल एक्स के साथ है, देखो ठीक है। और अगर ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो ये वो एंगल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, तो दैट कम्स आउट टू बी 78.75 डिग्री। देखो ये 3D में बताने की कोशिश कर रहा हूँ एंड में मैं, ये ए वेक्टर था विच इज योर 5 6 7 और बी वेक्टर है -4 -2 एंड 7। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो उन दोनों के बीच का एंगल है 78.75 डिग्री। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आपको पता है उसके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ये अपन ने एंगल निकाला था उस हिसाब से जस्ट आपको तो उसी फॉर्म में लिख के रखना है, जैसे cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 17 अपॉन अंडर रूट ऑफ 110 अंडर रूट ऑफ 69, दैट्स इट। लेकिन अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऐसे आंसर भी आते हैं तो जस्ट ये आपको बताने के लिए, देखो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये आया, ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल निकालना हो तो ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और y एक्सिस के बीच में निकालना हो तो 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है ना। तो वो सब चीज आपको बेसिकली बच्चों पता है, ठीक है। सो होपफुली आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये पूरा अपन ने टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। सो इस एनिमेशन के साथ अपन इसको यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। जस्ट दिस एनिमेशन इज फॉर ऑब्जर्वेशन ओनली, ओके। Okay students, so now last topic in multiplication of vector and the last topic in whole vector is basically the vector product, ठीक है। so multiplication में दो टाइप होते हैं, one is dot product and another is cross product। so अभी हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना इसके जो क्रॉस प्रोडक्ट के, जो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल्स आपने इतने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, और ना ही इसकी कैलकुलेशन देखी है। तो अभी करंट लेवल पे सिर्फ हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही देखेंगे, फिर जब इनकी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं थोड़ा इसको मैथमेटिकली कि सपोज जैसे ये दो वेक्टर हैं, वन इज ए वेक्टर अनदर इज बी वेक्टर, ओके। सो सपोज दिस वन इज ए वेक्टर and this one is b vector and theta is angle between a vector and b vector. This two vectors may be same physical quantity or they may be different physical quantity, ठीक है ना, because multiplication is between the different as well as same physical quantity, okay students। so if let a and b are two vectors and theta is angle between them, angle between them, then their cross product, cross product का मतलब a क्रॉस b is equal to, अब ये क्रॉस बोला जाता है जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, वो इनटू मत बोलना बच्चों, ध्यान रखना। जो आप मैथमेटिक्स में 9-10 स्टैंडर्ड तक लिखते थे वो इनटू होता है, वो एल्जिब्रा में होता है, ये अपन वेक्टर एल्जिब्रा पढ़ते हैं तो इसको क्रॉस बोला जाता है। अपन ने जैसे इसके पहले डॉट पढ़ा तो वो डॉट होता है तो ये क्रॉस होता है बच्चों, सिंपल, दैट्स इट, हो गया। तो ये एक नया एल्जिब्रा है विच इज वेक्टर एल्जिब्रा। यू आर नॉट स्टडीइंग योर एल्जिब्रा ऑफ मैथमेटिक्स,
In that algebra, this type of sign is known as into, multiplication sign, but here we call it as a vector प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसे क्रॉस बोलते हैं। ध्यान रखना, आप इसे 6 इंटू 2 12 लिखते हो तो वो इंटू को ऐसे क्रॉस लगाते हो, ठीक है ना, बट वो इंटू का मतलब होता है सिंपल मल्टीप्लीकेशन, और जब हम वेक्टर, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बीच में ऐसी क्रॉस साइन को क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है, इसको इंटू नहीं बोला जाएगा। तो इट इज डिफाइंड एज, मतलब ए क्रॉस बी, जो भी रिजल्ट आएगा इसका, दिस रिजल्ट ए क्रॉस बी is out to be AB sin theta into n cap, ठीक है ना, बिकॉज इसका जो आंसर आएगा, ध्यान रखना बच्चों, जैसे ये A वेक्टर है, जैसे ये A है और ये B है और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये आंसर आता है जो रिजल्टेंट है बच्चों। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी ही आते हैं, ये सब वेक्टर ही हैं, सब वेक्टर हैं। ए बी, जैसे वर्क डन में कैसा करते थे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, बट उसका जो आंसर, जो रिजल्टेंट आता था विच वाज वर्क डन, दैट वर्क डन वाज अ स्केलर क्वांटिटी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, उनका आंसर भी वेक्टर रहेगा, इसीलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे माइंड में आता है कि व्हाट इज एन कैप, सो हियर एन कैप इज unit vector perpendicular to plane of A and B vector, ओके। अब जैसे बच्चों एक चीज समझाता हूं मैं आपको, इसको समझाता हूं, ये है क्या, ये डेफिनेशन है बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट की। अब जैसे बच्चों ये एक A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, दो वेक्टर हैं, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन। इसको मैं समझाता हूं, देखो जैसे स्टूडेंट्स ये ध्यान देना, ये एक वेक्टर मान लो, ये दूसरा वेक्टर मान लो, ठीक है ना, ये दो वेक्टर है। तो अगर ये दो, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ सेम प्लेन, तो अगर मैं ये हैंड को ऐसे रखूं तो मेरा हैंड प्लेन हो गया। अब आप बोलो सर ऐसा है, तो हैंड को ऐसे रख दिया तो प्लेन हो गया। तो दो वेक्टर हमेशा प्लेनर होते हैं, मतलब दे आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मींस दोज वेक्टर्स व्हिच ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। तो मतलब इसमें क्या होता है कि ये ए और बी वेक्टर इस प्लेन में है, सपोज ये जो स्मार्ट बोर्ड है इस प्लेन में ये ए और बी वेक्टर है, ठीक है। तो जैसे अब ये वेक्टर हुआ तो ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन हो गया, ये बाहर आता हुआ या अंदर जाता हुआ वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हुआ, ठीक है ना। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। प्लेन मतलब कोप्लेन, ए और बी तो कोप्लेनर ही है बिकॉज ये एक ही प्लेन में है बच्चों, दिस इज इन द सेम प्लेन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जैसे स्टूडेंट्स सुनना ध्यान से यहाँ पे, जैसे ए और बी दो वेक्टर हैं, सो ए and B are the two vector, then A cross B is AB sin theta, where n cap is a unit vector perpendicular to the plane of A and B. And what is the direction of resultant? इसका जो डायरेक्शन होगा ना बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो ओके स्टूडेंट्स, जैसे अगर A क्रॉस B का डायरेक्शन पता करना है तो यू हैव टू पुट योर फिंगर, राइट हैंड, राइट हैंड ऑन A एंड कर्ल इट टुवर्ड B। तो ये राइट हैंड थंब रूल हुआ, सो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट,
तो ये थंब रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताएगा जो आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एन कैप वही है, ये जो आउटवर्ड है उसका यूनिट वेक्टर, बिकॉज ये आउटवर्ड जो भी होगा उसका वन यूनिट इज एन, तो जनरलाइजेशन एन कैप लिखा है। अब जैसे अपन ने देखा यूनिट वेक्टर इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, भाई कौन से डायरेक्शन में उसका एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स एक्सिस में है तो वन यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आई कैप, वाई एक्सिस में है तो वन यूनिट ऑफ वाई एक्सिस, जेड में है तो वन यूनिट ऑफ जेड एक्सिस। समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा इमेजिन करो, ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये एक्स वाई प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है बच्चों? एक्स और वाई प्लेन। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है और मैं अगर ऐसा बोलूं तो ये आई जे फॉर्म में ही होंगे। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का एक यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। तो इंस्टेड ऑफ एन कैप में के कैप लिखूंगा, सिंपल, ठीक है ना। पर जनरलाइजेशन जब थियरम डेफिनेशन लिखते हैं तो जनरलाइजेशन लिखते हैं हम, ये एग्जांपल के सहारे नहीं लिखते कि सपोज ए और बी एक्स वाई प्लेन में। अब मान लो ए और बी एक्स जेड प्लेन में है, एक्स और जेड प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी एक्स और जेड के परपेंडिकुलर क्या होगा? वाई। तो वन यूनिट ऑफ वाई एक्सिस इज, तो ये जे कैप होगा। मान लो ये वाई जेड प्लेन में है, ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये वाई जेड प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? तो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑल थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वाई जेड के प्लेन के परपेंडिकुलर आपका एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस का एक यूनिट क्या होगा? आई कैप। तो ये एन कैप क्या होगा? आई कैप होगा। तो जनरलाइजेशन में अपन ने एन कैप लिखा है कि ए कर्ल योर फिंगर फ्रॉम ए टुवर्ड बी, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, और वो जो डायरेक्शन है उसका एक यूनिट इज एन कैप। अब जैसे बच्चों देखो, ये दो वेक्टर में बोलूं, अब अपन को ये प्लेन नहीं पता ये कौन से प्लेन में, सिंपल इसका एक ये बोल दिया है कि भाई ये ए का कोई वैल्यू दिया है, बी का कोई वैल्यू दिया है, तो ए क्रॉस बी, तो आई हैव टू पुट माय फिंगर ऑन ए, कर्ल इट टुवर्ड बी, तो थंब शोज द डायरेक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, सिंपल। अगर बी क्रॉस ए तो पुट योर फिंगर ऑन बी, कर्ल इट टुवर्ड ए, थंब शोज द डायरेक्शन, बराबर। तो ए क्रॉस बी है तो पुट योर फिंगर ऑन ए, कर्ल इट टुवर्ड बी, थंब शोज द डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दिस, इसका एक यूनिट इज एन कैप। तो क्योंकि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको उसका डायरेक्शन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन उसका एन कैप जनरलाइजेशन में लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो होपफुली बच्चों आपको ये डेफिनेशन लिख लो और फिर इसको मैथमेटिकली समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आगे जब हम रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब आएगा, बट सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि इसके जो सारे एग्जांपल है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सब आपने पढ़े नहीं हो, पहली बार आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल भी मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे टॉर्क एक एग्जांपल है इसका। जैसे टॉर्क सिर्फ नाम सुना होगा आपने, विच इज अ रोटेशनल फोर्स विच इज आर क्रॉस एफ, दैट मीन्स भाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आर इज अ पोजीशन वेक्टर विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड टॉर्क, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर टॉर्क आता है, एंड टॉर्क इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो दो फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर भी वेक्टर आएगा, ठीक है। सो इसीलिए 11th स्टैंडर्ड में ऐसे चीजें आपको याद रखना है, जैसे भाई फॉर एग्जांपल टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, तो जैसे पावर एफ डॉट वी होता है, ठीक है, वैसे ही वर्क डन एफ डॉट डी होता है। तो ऐसे इनटू से मल्टीप्लाई करके नहीं याद है, जैसे एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी होता है, ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना चाहिए, अच्छा एल इज आर क्रॉस पी, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, पावर इज एफ डॉट वी, फिर उसके बाद मैंने वर्क डन इज एफ डॉट डी, ऐसे याद करना पड़ेगा, इनटू करके याद नहीं करना पड़ेगा जैसे आपने क्लास 9th में किया था। जैसे क्लास 9th में बहुत सारे बच्चे ऐसे याद करते हैं कि भाई पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, नहीं, इस साल पावर इज एफ डॉट वी, वर्क डन इज एफ डॉट डी, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। अब बच्चे कंफ्यूजन, जैसे ये सब क्या है बच्चे, ये सब हम लोग जब फैक्टर पढ़ेंगे, 1D पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ पढ़ेंगे, वर्क बाय एनर्जी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना, तब ये सब आएगा। तो यहाँ पहुंचने के लिए आगे की बहुत सारी चीज अपन को पढ़नी है, सिर्फ अपन क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं मैथमेटिकली वो आना चाहिए अपन को, वो सीखना है अभी सिर्फ, ठीक है ना। इनके फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम बाद में सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इतना नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके स्टूडेंट, सो जैसे हम लोगों ने देख लिया क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी करना हो हमको
तो जो रिजल्टेंट आता है दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, मींस इफ ए इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, एंड अगर उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो रिजल्टेंट भी वेक्टर आता है। तो जैसे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, मैंने आपको बताया था, एल इज आर क्रॉस पी। ये सारे जो एग्जांपल्स है ये तो जब हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अभी अपन क्या कर रहे हैं, जस्ट मैथमेटिकली पार्ट को ही ऑब्जर्व करना है, दैट इज मैथमेटिकली इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें जो इन दोनों का जो फाइनल आंसर आता है, दैट इज जो रिजल्टेंट है, उसका जो डायरेक्शन है वो एन कैप है। दैट सपोज जैसे ए क्रॉस बी करते हैं तो वो आउटवर्ड आता है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर को एन कैप बोलते हैं। और अगर बी क्रॉस ए करूंगा तो वो इनवर्ड जाएगा, तो उसको अपन, वो अगर बी क्रॉस ए पूछा है तो उसको अपन एन कैप बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम आगे इसको देखते हैं। सो फर्स्ट ये मेन आपका टॉपिक था वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, मैथमेटिकली ही देखना है। अभी फिजिकल क्वांटिटी वाइज टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब जब पढ़ेंगे तभी देखेंगे, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अब जैसे ये डिफाइंड हो गया फर्स्ट पॉइंट, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसा लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब उसके टाइप्स, जैसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जैसे सपोज if this is your A vector, this is your B vector and theta is angle between them, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे यही डिराइव किया that A क्रॉस B जो है डिफाइंड क्या है, A क्रॉस B is equal to AB sin theta n cap। ठीक है, अब लेकिन अगर अपन को A क्रॉस B दिया है, अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे समझेंगे क्या क्या करना है अपन को। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट पॉइंट में लिखता हूं यहाँ पे, जैसे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B, सॉरी, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। हालांकि हमने जब पहले देखा था तो A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A था, बिकॉज वो AB sin थीटा, AB cos थीटा होता था, या BA cos थीटा, both are the same thing, but here it is not the case. Reason, because A cross B आउटवर्ड डायरेक्शन है, B क्रॉस A इनवर्ड डायरेक्शन है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। समझ में आई बात आपको? तो A क्रॉस B और B क्रॉस A, सपोज A क्रॉस B को मैं फॉर एग्जांपल आपको ऐसा बताऊं, R1 को मैं ऐसा बोल दूं कि R1 इज A क्रॉस B एंड R2 इज B क्रॉस A। So angle between R1 and R2, angle between R1 vector and R2 vector is 180 degree, because वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। देखो A क्रॉस B, you have to put your finger on A, curl toward B, thumb shows the direction, तो ये आउटवर्ड आया, तो B क्रॉस A, put your right finger on B, curl toward A, इनवर्ड इज द डायरेक्शन, सो वो B क्रॉस A आया। ठीक है, सो इसीलिए A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल। द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A। ये सब हम एग्जांपल के साथ आगे देखेंगे भी। मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल बट डायरेक्शन वाइज दे आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। जब स्केलर में देखते थे तो AB cos थीटा आता था, तो वो तो A डॉट B इज AB cos थीटा एंड B डॉट A इज आल्सो BA cos थीटा, सो वहां पे आंसर सेम आते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर A क्रॉस B और B क्रॉस A के एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं स्टूडेंट्स। सो होपफुली आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब देखो जैसे वहां पे भी हमने देखा था I डॉट I1 था, तो अब यहाँ पे I क्रॉस I is the unit vector cross unit vector. So according to this students, according to this, A B sin theta, A is magnitude, B is magnitude and angle between two. So what is the magnitude of this? 1, दूसरे का magnitude 1, यहाँ A का magnitude B का magnitude, दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, because I cap is the unit vector of x axis, this I cap is the unit vector of x axis, दो x axis एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, पैरेलल होंगे तो एंगल 0 डिग्री होगा, तो यहाँ sin 0 लिख दूंगा। sin 0 0 होता है स्टूडेंट्स, तो आंसर 0 आ जाएगा। I डॉट I1 आता था, लेकिन I क्रॉस I 0 आएगा। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे J क्रॉस J भी क्या होगा?
0 एंड k क्रॉस k भी क्या होगा 0। ठीक है, तो i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्यों पता चल गया, यहाँ पे भी ऐसे लिखोगे j का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे j का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लिखना होता है, a क्रॉस b a b sin थीटा। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और j मतलब y और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा तो 0 डिग्री sin 0। तो सबके आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज i क्रॉस j। जैसे i डॉट j 0 होता था, तो यहाँ i क्रॉस a क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इसको याद ऐसे रखना है, एक साइकिल याद रखनी है। ठीक है ना, एक सर्कल बना दिया, आई याद करने का तरीका है और कुछ नहीं, जे और के। ठीक है ना, ये एरो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, अपने ये राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो आउटवर्ड आता है, तो आउटवर्ड को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है ना, और इनवर्ड को नेगेटिव। तो ये बाय डिफॉल्ट साइन कन्वेंशन है। जैसे सपोज आउटवर्ड को कैसे हम बताते हैं, तो इस तरीके से बताएंगे, जैसे आउटवर्ड है तो ऐसा इंडिकेट करेंगे, ऐसा एक डॉट इंडिकेट करके ऐसा, तो दैट इज आउटवर्ड। ये कभी कभी साइन, और इनवर्ड में ऐसा क्रॉस कर देंगे तो दैट इज इनवर्ड। दिस इज आल्सो द साइन। सो याद रखना, ऐसे स्मॉल स्मॉल साइंस हम आगे यूज करेंगे। मतलब देखो ये ऐसे करा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं अपने राइट हैंड को ऐसे घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आउटवर्ड आ रहा है, क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा तो इनवर्ड आएगा। क्लियर, तो आउटवर्ड को हम लोग प्लस मान लेंगे और इनवर्ड को हम माइनस मान लेंगे। ठीक है ना, बोर्ड पे आ रहा है ना अच्छे से, आउटवर्ड को प्लस मान लेंगे, इनवर्ड को माइनस मान लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखो कैसे इसको लिखना है, ध्यान देना। I क्रॉस j, कंपेयर द फॉर्मूला, a क्रॉस b, a इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, b इसका मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, I ये थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, तो I और j, I इज ऑन x एक्सिस, j इज ऑन y एक्सिस, तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो sin 90 which is also 1 and I cross j। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, हाँ, by default this is y axis, x axis and this outward is z axis। ओके, ये x y और outward is z axis, आप समझ रहे होंगे, outward is z axis। तो I क्रॉस j, I इधर होगा j इधर होगा, तो I क्रॉस j बाहर आया, तो ये n कैप की जगह कौन सा डायरेक्शन होगा, बिकॉज I क्रॉस j बाहर आया z के डायरेक्शन में, तो z का यूनिट वेक्टर क्या होता है k, तो यहाँ पे मैं n कैप की जगह लिखूंगा k कैप, बिकॉज I क्रॉस j, I और j मतलब x और y के परपेंडिकुलर क्या होगा z एक्सिस, और z एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा k कैप। तो होपफुली अब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स, व्हाट इज a क्रॉस b। ये यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। What is the meaning of a cross b, ab sin theta n cap? What is the meaning of n cap? अब समझ में आ गया होगा। n cap is a unit vector perpendicular to the plane of a and b. So here the plane is I and j, मतलब x and y axis. So what is perpendicular to x and y axis? It is z axis. तो इसलिए z axis का unit vector multiply किया है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो this comes out to be 1 into 1 into 1 into k cap, तो आंसर आ जाएगा k cap। तो देखो I क्रॉस j is k, तो ये ऐसे याद रखना, I क्रॉस j is k, I क्रॉस j is k। तो सिमिलरली j क्रॉस k क्या होगा, j क्रॉस k क्या होगा, तो भाई j क्रॉस k क्या होना चाहिए, देखो I क्रॉस j is k आया, तो j क्रॉस k I आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस और क्लॉकवाइज में माइनस, तो j क्रॉस I क्या आएगा, j क्रॉस k क्या आएगा I, एंड सिमिलरली k क्रॉस I क्या आएगा, तो j। लेकिन स्टूडेंट्स इसका उल्टा हुआ, जैसे j क्रॉस I मतलब y क्रॉस, मतलब j इस पे होगा यूनिट वेक्टर y पे, I x पे होगा,
तो जे क्रॉस आई अंदर के डायरेक्शन में गया, अंदर मतलब माइनस जेड एक्सिस, तो माइनस जेड एक्सिस मतलब माइनस के कैप। तो देखो जे क्रॉस आई तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ अंदर, तो माइनस के कैप लिखेंगे, इसीलिए देखो मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिखा है, तो क्लॉकवाइज को क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज को माइनस लिखना है, ठीक है, इसको हम लोग माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं दैट देखो जे क्रॉस आई तो माइनस के कैप, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप। वैसे ही आई क्रॉस के मतलब ये जो है जे आई क्रॉस के इज माइनस जे कैप, तो आई क्रॉस के इज माइनस जे कैप, और वैसे ही के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप, के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप स्टूडेंट्स। सो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो इसीलिए इसके आंसर को रटने से अच्छा ये सिंपल से, जैसे आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, तो आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के जीरो। लेकिन आई क्रॉस जे कैसे याद रखना है, तो एक सर्कल बना दो, ठीक है ना, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लस आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई जे, लेकिन क्लॉकवाइज में जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। होपफुली आपको बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा। इतने पॉइंट्स लिखो मैथमेटिकली, फिर आगे हम लोग देखते हैं। और नाउ स्टूडेंट्स, जैसे अपन ने 4 पॉइंट देखा, नाउ फिफ्थ देखते हैं आगे। तो मैं नेक्स्ट मैं करता हूं, ठीक है ना, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। अब स्टूडेंट्स कैसे करेंगे आगे, देखो ध्यान देना। जैसे लेट ए एंड बी आर द टू वेक्टर, टू वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। जैसे सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन इट मैक्सिमम इन 3 डायमेंशनल फॉर्म, ठीक है ना। सो मैं ए वेक्टर को क्या लिखूंगा, ए वेक्टर इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड b वेक्टर को 3D फॉर्म में हम लिखेंगे, इट इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ओके। अब जैसे अपन ने a डॉट b किया था बच्चों, a डॉट b कैसे किया था, a1 b1 प्लस a2, क्योंकि a डॉट b, अब सुनना ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे लिख के मैं रब कर दूंगा, a डॉट b निकालना था, तो ए बी कॉस थीटा मैं नहीं लिखूंगा, बिकॉज इन दोनों के बीच का एंगल नहीं पता, मैं डायरेक्टली ए डॉट बी कर दूंगा, बिकॉज मुझे ए और बी वेक्टर फॉर्म में गिवन है। समझ में आई बात बच्चों। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है और दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो मैथमेटिकली कैसे हम सॉल्व करेंगे वो चेक करते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करना है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो तो सब हम बाद में देखेंगे जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करना आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। मैं जैसे आपको नहीं बचपन में सिखाते थे कि भाई 6 3s तो आप बोलते थे 18, तो टीचर आपको सिर्फ 6 into 3 18 बताता था, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते गए तो मल्टीप्लिकेशन के एप्लीकेशंस, एडिशन के एप्लीकेशंस, सब्ट्रैक्शन के एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो सब चीजें आपको पता चलने लगी, ठीक है ना। तो आगे जाके वर्ड प्रॉब्लम्स में कहाँ कहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन्स और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे मीन, मोड, मीडियन, ये सब एप्लीकेशंस समझ में आने लगे आपको। कुछ भी ऐसे ही है, हम लोग सिर्फ इसको मैथमेटिकली देख रहे हैं कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं, फिर एप्लीकेशन पार्ट जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब देखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो जैसे ए क्रॉस बी है, सो जैसे कि ए क्रॉस बी को सॉल्व कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म एक लिखता हूं मैं, मैट्रिक्स फॉर्म मैं बोल सकता हूं इसे, ये नया है
इसको देखो, ध्यान देना कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में आई जे के लिख देने का, फर्स्ट रो में आई जे के लिखने का। फिर मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके भी बताऊंगा, ठीक है। फिर ए क्रॉस बी है, तो ए के सब कोएफिशिएंट्स लिखने के, क्या है कोएफिशिएंट ए के सेकंड रो में, ए क्रॉस बी तो पहले ए के कोएफिशिएंट लिखने के, a1 a2 a3। अगर b क्रॉस ए होता तो पहले सेकंड रो में b के कोएफिशिएंट लिखते, लेकिन a क्रॉस b है तो a का लिखा, फिर b का लिखने का, b1 b2 b3, ठीक है। अब क्या करने का स्टूडेंट्स, सुनना ध्यान से। जैसे ये आई कैप लिख दिया पहले, आई कैप इनटू ब्रैकेट, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ए क्रॉस बी को, आई का कॉलम और रो हटा दो तो ये 4 बचते हैं। फिर आपने वो 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो इसी का पार्ट है, कॉलम और रो हटा दो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई का कॉलम और रो हटा दिया तो a2 b3 माइनस a3 b2 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको स्टूडेंट्स। मैं इसको क्रॉस को रब कर देता हूं, फिर प्लस के बाद माइनस जे कैप, ठीक है ना। माइनस क्यों भाई, ऐसे ही करते हैं, ध्यान रखना भी, जस्ट ये तो ऐसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एक पूरा चैप्टर है 12th मैथ्स में, या 12th मैथ्स में एक चैप्टर है, इसमें आप ये पूरा सॉल्व करते हो। अपन को वो सब नहीं पढ़ना, अपन को बस ये क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में दिया है, सॉल्व कैसे करना है वो आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है ना। ये सब आगे खासकर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को बहुत यूज होता है। क्यों यूज होता है, जब लीनियर इक्वेशंस आपने किए थे, 2 वेरिएबल्स थे तो 2 इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। जब बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं तब ऐसी सब मेथड्स यूज होते हैं, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में अपन को ये सब पढ़ाया जाता है, बट इट इज नॉट अवर कप ऑफ टी राइट नाउ। हमको वो नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ए क्रॉस बी को सॉल्व कैसे करते हैं वो आना चाहिए। तो प्लस आई फिर माइनस जे, ध्यान रखना, तो जे का कॉलम और रो हटा दो तो ये और ये बच गया, तो a1 b3 माइनस a3 b1, फिर प्लस के कैप, ध्यान रखना पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब k का कॉलम और रो हटा दो और इन दोनों का क्रॉस, a1 b2 माइनस a2 b1। सो दिस वे यू कैन डू अ कैलकुलेशन ऑफ a क्रॉस b। जैसे a डॉट b, अब a डॉट b तो कितना इजी था स्टूडेंट्स, जैसे मैं किसी को भी बोलूं a डॉट b, आप बोलोगे सर a डॉट b तो सिंपल, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और ये आंसर स्केलर फॉर्म में आता था, लेकिन ये आंसर वेक्टर फॉर्म में आएगा आई जे के फॉर्म में, बिकॉज a क्रॉस b which finally gives you answer it is in a vector form। बच्चों ये कैलकुलेशन a डॉट b का जैसे किया था वैसे a क्रॉस b का भी हमने कर लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो होपफुली आपको ये समझ में, आप एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, आप इसको तब तक नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बना के रखा दिया हुआ है आपको। इन दिस एग्जांपल सपोज a and b vector is given and you need to find out a cross b, and आगे ऐसा भी दिया है, find out the unit vector perpendicular to a cross b। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ओके। जैसे सपोज you know what is a cross b, so a cross b according to the definition it is ab sin theta n cap, ओके। अब आपको n कैप नहीं पता, ठीक है ना। दूसरी बात एंगल नहीं पता, एंगल निकालने का एक अलग सा प्रोसीजर है, आपको पता है एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज a डॉट b अपॉन ab, वो एंगल निकालने का तरीका है। फिर a का मैग्नीट्यूड फिर b का मैग्नीट्यूड, कितना बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व a क्रॉस b, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा हम a क्रॉस b निकालेंगे। समझ में आया। तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, i j k, फिर भाई a के कोएफिशिएंट्स 2 4 -1 और b के कोएफिशिएंट -1 -2 एंड 3 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसको देखो डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, i, तो i का कॉलम और रो हाइड कर देने का, और तरीका याद रखेगा, कॉलम और रो हाइड कर देना का, ये 4 बचे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 3 12 12 माइनस ऑफ -1 into -2, -1 into -2 इज +2, और यहाँ पे तो यही आएगा -2, ओके। फिर माइनस जे कैप लिखते हैं, ओके। माइनस जे कैप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखो
this column and row we have to hide, so 2 into 3 is 6 minus 1 and plus k caps. So plus k cap, so 4 into minus 2 is minus 2 into 4 into minus 1 is minus 4, so माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा. तो बच्चों ऐसे आना चाहिए आपको. तो फाइनल आंसर क्या आया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को सपोज आर बोलते हैं, रिजल्टेंट आर, ये जो भी आएगा इसका फाइनल रिजल्टेंट, तो ये आ जाएगा 10i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप. तो ये ए क्रॉस बी का आंसर आया. देखो ये आंसर वेक्टर फॉर्म में आया, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में आता था बिकॉज वो रिजल्टेंट स्केलर था. ये वेक्टर फॉर्म में आया. तो बच्चों ये चीज देखो, ये चीज बड़ी सिंपल होती है, ये चीज तो सिंपल होती है. जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ए वेक्टर एक्स एक्सिस में है, बी वेक्टर वाई एक्सिस में है, तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन ही होगा, वो जेड एक्सिस में ही होगा. तो वहां पे एन कैप क्या आएगा? सीधा के कैप आएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था भाई, ए भी 3D में है, बी भी 3D में है, तो वो भी 3D में, तो ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो भी 3D में ही कहीं होगा. तो आंसर 3D में ही आया है स्टूडेंट्स. ठीक है ना. सो बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम इसको मतलब एनालाइज नहीं कर सकते कि बना बना के एनालाइज करो. मैथमेटिक्स खुद अपना आंसर देता है, वो मैथ्स अपना आंसर खुद दे देगा स्टूडेंट्स. ठीक है. सो जैसे कि सपोज आपको ऐसा पूछा है क्वेश्चन, सॉरी ना, जैसे स्टूडेंट्स आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आप ऐसा बताओ 2i क्रॉस j कैप बताओ. तो आप बोलोगे ठीक है ना, i क्रॉस j k होता है, i क्रॉस j k होता है, तो 2k कैप. तो ऐसा आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो. ठीक है, या i क्रॉस j को k कैप बोल दिया. ठीक है ना. तो ये सब चीजें हम आगे देखने वाले हैं. लेकिन भाई अगर वेक्टर, ये वेक्टर भी 3D में दिया, ये भी 3D में दिया है, तो सॉल्व कैसे करते? तो आंसर भी 3D में ही आया. देखो आंसर भी 3D में ही आया है स्टूडेंट्स. ठीक है. सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है. अब यहाँ पे ये a क्रॉस b आ गया. अब जैसे आपको ये पता होता है स्टूडेंट्स, a क्रॉस b was ab sin theta n cap, where n cap is a unit vector perpendicular to the plane of a and b. यही पूछा है. Find the unit vector perpendicular to a क्रॉस b, मतलब a क्रॉस b के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या है? तो r का डायरेक्शन पूछा है. सिंपल, आपको r का डायरेक्शन पूछा है, जो रिजल्टेंट है उसका यूनिट वेक्टर पूछा है, रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर. तो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर क्या होगा? r कैप. ठीक है, विच इज वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर. वेक्टर क्या है आपका? वेक्टर क्या है? r इज 10i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, और उसका मोड क्या होगा? मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो r कैन बी रिटन एज 10i कैप minus 5j cap plus 2k cap, the whole upon 10 square is 100 plus 25, 125 plus 4 is under root of 129. So this is the unit vector, means ये आपका एक unit vector आया. ठीक है ना. तो ये वो यूनिट वेक्टर है, मतलब ये जो r वेक्टर है ये जिस डायरेक्शन में होगा. सुनना बच्चों एक मिनट, ऐसे मैं बताता हूँ आपको. जैसे सपोज मैंने ये एक वेक्टर लिया, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर लिया, ये a वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है. तो ये a क्रॉस b ये डायरेक्शन आया. ठीक है ना, ये आउटवर्ड डायरेक्शन आया. ओके. तो जैसे मैं अगर आपको ये बताऊं कि भाई ये आउटवर्ड डायरेक्शन था a क्रॉस b का, ये डायरेक्शन का एक यूनिट कितना है? तो एक यूनिट इतना है. क्लियर. अगर मान लो बहुत सिंपल क्वेश्चन रखता, ये a रखता, ये b रखता, तो ये x एक्सिस रखता, ये y एक्सिस रखता, तो a क्रॉस b ये आता. तो इसका ये अगर z एक्सिस आता तो इसका एक यूनिट क्या होता? सिंपल k कैप. लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था, एक a है एक b है, तो भाई a क्रॉस b ये होगा, तो इसका एक यूनिट वेक्टर कितना होगा? ये होगा. नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर. मैंने a डॉट b कैप और b डॉट a कैप में बहुत अच्छे से आपको यूनिट वेक्टर समझाया भी हुआ है स्टूडेंट्स. सो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई बच्चों. ठीक है ना. कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है. बाकी जो चीजें हैं थियरिटिकली से, जैसे टॉर्क इज r क्रॉस f होता है,
तो एक सिंपल सा लॉजिक में बताऊं, अगर आपको ऐसा एग्जांपल में पूछ लें कि भाई टॉर्क बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो ए है ये आर है, लेट, ठीक है ना, एग्जांपल लेट योर ए इज आर, ये आर क्या है भाई, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, एंड फोर्स क्या है, तो भाई ये फोर्स है फॉर एग्जांपल माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब टॉर्क की फॉर्मूला होती है विच इज r क्रॉस f, ये टॉर्क की फॉर्मूला होती है। अब r क्रॉस f यानी a क्रॉस b आप करोगे तो यही आंसर आएगा, मतलब 10i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो बच्चों अभी आपको क्या आया है पता है, a क्रॉस b को सॉल्व करना। अब ऐसे जब हम टॉर्क पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, ठीक है ना, और ऐसी काफी सारी क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, तब हम स्टूडेंट्स ये चेक करेंगे कि भाई उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टॉर्क r क्रॉस f l r क्रॉस p, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। टॉर्क इज अ रोटेशनल फोर्स, तो उसका मतलब क्या होता है। अभी आप सोचोगे कि मैं ये सब भी समझ लूं, इट इज नॉट पॉसिबल। जस्ट व्हाट यू हैव डन इट राइट नाउ, दैट आप लोगों ने अभी क्या किया है, जस्ट यू नो हाउ टू सॉल्व इट। जैसे इन क्लास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड वी नो हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू डू एन एडिशन, बट द रियल एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन वी नो आफ्टर सम इयर्स। अच्छा ये एडिशन का मतलब था, ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब था, we learn it after some year, but here it is not a case, here we have to learn after some chapter only. So बच्चों ये न्यू टाइप की मैथमेटिक्स थी which is वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में ये क्रॉस प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करना है वो भी हमने सीखा, ठीक है ना। और बाकी सब फिर हम जब रियल फिजिक्स पढ़ेंगे तब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे, उन फॉर्मूलाज को उस समय हमको मैथमेटिकली सॉल्व करना आ जाएगा, और फिर फिजिकल इंटरप्रिटेशन तो हम वहां पे ही पढ़ेंगे कि एक्चुअली उनका मतलब क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। ये r था a क्रॉस b वेक्टर में आया, और ये जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब उस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर, तो ये वो निकाला है। n कैप आपको पता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b, सो a क्रॉस b के जो परपेंडिकुलर होगा वो रिजल्टेंट होगा a क्रॉस b, और आंसर निकाला है। एक चीज और, b क्रॉस से अगर निकालोगे ना तो इसमें आगे माइनस साइन लगा दो तो b क्रॉस से आएगा। आप देखना b क्रॉस से निकालना हो तो कैसे करोगे, पहले यहाँ b के कोएफिशिएंट लिखोगे, मतलब यहाँ -1, -2 और 3 लिखोगे, और a बाद में लिखोगे, a क्या लिखोगे 2, 4 और -1, और उस आंसर में सबके साइन चेंज कर देना, मतलब उस आंसर में आंसर क्या आएगा होता है -10i कैप प्लस 5j कैप एंड -2k कैप। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसे। ओके स्टूडेंट्स, सो होपफुली आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नाउ कुछ इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ a क्रॉस b भी देख लेते हैं। देखो मैं आपको 2-3 चीज बता देता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा है, ध्यान देना। जैसे ये a वेक्टर है सपोज, ठीक है स्टूडेंट्स, suppose if this is a vector, okay, and this is b vector, sorry, and theta is angle between them, theta is angle between a vector and b vector, okay. Now students, जैसे मैं आपको बता, you know that we can shift a vector parallel to itself, it does not change। तो इसको अगर मैं parallelly shift करूंगा तो ये b vector इधर आ जाएगा, ठीक है। Instead we can shift a b vector parallel, and a को भी मैं parallelly shift कर सकता हूँ, तो ये a vector हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, दिस इज वन पैरेललोग्राम, ओके। ये एक अच्छे से दिख रहा होगा आपको, एक पैरेललोग्राम बन गया है, बिकॉज ये दोनों लाइन सेम है, ये दोनों लाइन भी सेम है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे ये बी वेक्टर थोड़ा यहाँ लिख देता हूं मैं, दिस इज योर बी वेक्टर, ओके। व्हेन यू जॉइन द टेल ऑफ वन टू द हेड ऑफ लास्ट, इट गिव यू अ रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपका r वेक्टर आता है which is a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये आपको पता है, ठीक है ना। दिस इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यू नो दिस, वी हैव डन दिस ऑलरेडी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे
ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये जो आर वेक्टर है, ये सब एक ही प्लेन के अंदर है, दे आर इन द सेम प्लेन, दे आर नॉट इन द डिफरेंट प्लेन। ओके, अब इसी को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते थे लॉ ऑफ ट्राइंगल, वही सिंपल, ए वेक्टर बी वेक्टर जॉइंट टेल से हेड करूंगा तो ये ट्राइंगल बनेगा, तो दैट इज लॉ ऑफ ट्राइंगल एंड दिस इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं तो जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट ऑफ ए और बी होगा। तो सिंपल, पैरेललोग्राम इज नथिंग, वो ट्राइंगल है, वो जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ट्राइंगल, वही पैरेललोग्राम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे जैसे कहीं पढ़ते हैं कि सर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नहीं बताया, तो भाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, शिफ्ट कर दिया, टेल से हेड ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ए को पैरेलली शिफ्ट किया, बी को पैरेलली शिफ्ट किया है, तो ये दोनों सेम वेक्टर है, ये दोनों भी सेम वेक्टर है, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। सिंपल, दिस इज अ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अब जैसे अगर मैं इसमें इसी में एक मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, जैसे देखो इसी का मैं फॉर्म बताता हूँ, ये अपन ने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। दिस इज वन पैरेललोग्राम, सेम कि मतलब है ये ए वेक्टर था, मैग्नीट्यूड वाइज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज थीटा, यू नो दिस, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? area of parallelogram is base into height, you know this, area of parallelogram is base into height, so base length is a, height is h। अब बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तो हाइट कैन बी रिटन एज हाइपोटेन्यूस इनटू cos b sin थीटा, ठीक है। सो हाइट को मैं b sin थीटा लिखता हूं। तो व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? इट विल गिव यू अ ab sin थीटा, दैट मींस वो आपको a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है, ab sin थीटा। व्हाट इज a क्रॉस b? a क्रॉस b इज ab sin थीटा n कैप। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? सिंपल, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही होगा, ab sin थीटा। मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्शन हटा देते हैं, तो डायरेक्शन हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड इज ओनली ab sin थीटा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज a क्रॉस b, मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो दैट इज, जैसे अगर मैं ये एक पैरेललोग्राम बना, ठीक है, इसका ये लेंथ a a b b, ठीक है ना, a a b b, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ये h होगा, तो ये राइट एंगल होगा, तो भाई ये b sin थीटा हो जाएगा, एंगल का ऑपोजिट वाला b sin थीटा होता है, तो हाइट a b sin थीटा हो गया। इसका मतलब है ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो मॉड ऑफ a क्रॉस b आया, मतलब जो एरिया होता है ना, सरफेस एरिया, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों ये चीज याद रखना, ध्यान से समझना, क्योंकि कहीं पे भी जो सरफेस एरिया होता है ना, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बहुत बच्चे सोचते हैं सर सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो सकता है? बच्चों एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे भाई ये बोर्ड है, ये इसका लेंथ है, ये इसका हाइट है, सो भाई ये ए बोल दूं, ये बी बोल दूं, तो ए क्रॉस बी में करूं तो भाई इसका जो एरिया है उसका डायरेक्शन ये होगा। अब कोई बोले ऐसे कैसे हो सकता है? तो बच्चों एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वो कैसे हुआ वो यहाँ पे प्रूव भी हो गया कि भाई हमने किसी, देखो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, अपन ने एक आंसर निकाला एरिया का, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं पता है, डायरेक्शन का मतलब होना चाहिए वहां कुछ जाना चाहिए। ये बच्चों की बहुत अलग सी सोच है, क्योंकि उनको उस तरीके से समझाया गया है 9th 10th स्टैंडर्ड में। ऐसा नहीं होता, डायरेक्शन है तो भाई वेलोसिटी की बात थोड़ी कर रहे हैं कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो वो डायरेक्शन का मतलब उस डायरेक्शन में जाना नहीं होता, वो तो वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल होता है। कि भाई मैं बोलूं मैं नॉर्थ में जा रहा हूं, तो अच्छा सर नॉर्थ में चल के जा रहे हैं, वो तो वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है। डायरेक्शन उस डायरेक्शन मतलब भाई वो उस डायरेक्शन में तो वहां जाना जरूरी नहीं है। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन है। अब वो कैसे पता चले? अब देखो सिंपल सी बात है, हमने इसका एरिया निकाला, एरिया ए बी साइन थीटा आया। ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है। अगर इसका आंसर ए बी कॉस थीटा आता, अगर इसका आंसर ए बी कॉस थीटा आता, तो ये वेक्टर नहीं होता, क्योंकि ए बी कॉस थीटा तो स्केलर होता है ना। लेकिन ए बी साइन थीटा आया तो ये वेक्टर के आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों यहां पे एक चीज याद रखना, सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सरफेस एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। मान लो आपको कोई स्कूल एग्जाम में प्रूव करने को पूछ लेना, ये प्रूव कर देने का कि भाई ये इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी gives a resultant, means a cross b is a the final answer comes out to be the resultant is a vector quantity, that's why it is a vector quantity। होपफुली आपको बच्चों समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना।
तो बच्चों इसको एक बार लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। और मैं एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं दूसरे पेज पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूँ, एग्जाम्पल करा देता हूँ, ठीक है ना। इसको नोट कर लो। ओके, तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज जाते हैं, तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको स्टूडेंट्स। देखो, जैसे अभी अपन ने देखा, ये ए वेक्टर है बच्चों, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये उसके एंगल थीटा है। तो भाई ये बी को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये वापस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और यहां से मैं यहाँ पे कुछ ज्वाइन करूंगा, तो टेल टू हेड ज्वाइन करूंगा, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये क्या हो जाएगा, व्हाइट पेन से बनाता हूं आपको, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर, यू नो दिस। अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो ये भी माइनस बी वेक्टर होगा, ये भी आपको पता है। इसके टेल से यहाँ ज्वाइन करूंगा तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, ये आपको पता है, ठीक है ना बच्चों, ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सब इस प्लेन में ही है। सपोज ये स्मार्ट बोर्ड प्लेन है तो ये इसी प्लेन में है, समझ में है, वो एक ही प्लेन के अंदर है। they are all coplanar. What is the meaning of coplanar? Which vector which lie in the same plane are known as a coplanar. So they are in the same plane. I think all of you understood this. They are in the same plane. Now students, whenever two vectors are perpendicular, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। Whenever two vectors are perpendicular, then their dot product is 0. Then their dot product is 0. क्योंकि जैसे आपको पता है, बिकॉज सपोज ए डॉट बी होगा तो दैट इज ए बी कॉस थीटा होगा, तो कॉस ये 90 डिग्री हो जाएगा अगर परपेंडिकुलर है, तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो बच्चों यहाँ पे सुनना ध्यान से, फर्स्ट केस, ये सब एक ही प्लेन में है, लेकिन ए क्रॉस बी बाहर आता हुआ, ए क्रॉस बी यहाँ बाहर ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब सुनना, सपोज ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये ए क्रॉस बी है, तो ये ए के भी परपेंडिकुलर, ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर, ए माइनस बी सबके परपेंडिकुलर हुआ। तो दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी इज 0। क्यों? बिकॉज ए क्रॉस बी बाहर आता हुआ और वो ए के साथ डॉट बनाएगा 0, वैसे ही बी डॉट ए क्रॉस बी 0, वैसे ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 0। बच्चों ये सब चीजें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे देख के बच्चा डर, अरे ये क्या दे दिया, ये क्या आंसर होगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए क्रॉस बी और ए प्लस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ बीच में डॉट की साइन है, ध्यान रखना, यहाँ बीच में डॉट की साइन है। फिर बच्चों और क्या आ जाएगा, देखो फोर्थ वन, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑल्सो 0। इवन अगर मैं ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए रख दूं तो भी 0, बिकॉज बी क्रॉस ए इनवर्ट जाएगा, वो अंदर जाएगा तो भी वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, ए प्लस बी के भी माइनस बी सबके परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों एक चीज याद रखना शॉर्ट में, ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए सब इसी प्लेन में लाई करेंगे, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इसके परपेंडिकुलर लाई करेंगे। तो अगर वो इसके परपेंडिकुलर लाई करेंगे
तो डॉट प्रोडक्ट वो सबके साथ क्या बनाएंगे, 0। तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस बच्चों को समझ में नहीं आते। तो होपफुली आपको बच्चों ये बहुत अच्छे से चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सो आप इसको नोट डाउन कर लो। सो वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर वेक्टर। थैंक यू, नोट डाउन कर लो इसे बच्चे।